सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऑल इज़ नॉट वेल इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इसका असर ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत पर पड़ता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। शकील खान के वर्क्स एंड डेवलपमेंट की वजारत से मुस्ताफ़ी होने और वज़ीर आला पर इल्ज़ामात ने केपी हुकूमत में हलचल मचा दी है। हुकूमत अंडर प्रेशर दिखाई दे रही है। केपी में वज़ीर आला अली अमीन को टफ टाइम देने के लिए प्रेशर ग्रुप की बातें भी सामने आ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि मुतादिद MPAs भी यहाँ पर नाराज हैं, जबकि वज़ीर आला ने जुनेद अकबर को भी अपनी काबीना से फारिग कर दिया। वज़ीर आला के मुशीर बैरिस्टर सैफ ये कह रहे हैं कि शकील खान को करप्शन के इल्ज़ामात पर बानी PTI की हिदायत पर फारिग किया गया है। हालांकि शकील खान ने तो अपने इस्तीफे में उल्टा वज़ीर आला पर कई इल्ज़ामात दाग दिए हैं। बैरिस्टर सैफ ये भी कह रहे हैं कि बानी PTI ने कारकुनान को हिदायत की है कि वो किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बने और मुत्तहिद रहें, जिससे एक बात तो क्लियर है कि PTI में ग्रुपिंग से बानी PTI भी परेशान है। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी, उन्होंने ये मौका हाथ से नहीं जाने दिया। तनकीद की उन्होंने केपी हुकूमत पर और कहा है कि सूबे में सरकारी फंड्स के हिस्से बांटने पर लड़ाइयाँ हो रही हैं। अब हमारे सामने सवाल ये है कि सूबे में जहाँ पहले ही अवाम कई इशूज़ को लेकर परेशान है, अवाम की बेहतरी के काम होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि यहाँ पर अपनी ही खिचड़ी पकड़ी है। इस सियासी रसाकुशी का जो अंजाम है वो क्या होगा? और दूसरा, जो बातें शुरू हो चुकी हैं कि अली अमीन गंडापुर की कारकर्दगी को लेकर, और ये जी जनाब कहा जा रहा है कि अदम एतमाद इस हवाले से आ सकती है या नहीं, इसकी एक हमें बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है। क्या ये मामला उस जानिब जाएंगे? और क्या अगर लेट्स से कि तहरीक अदम एतमाद आती है तो वो कामयाब होगी या नहीं होगी? बेसिकली केपी में हो क्या रहा है, डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मैं अपने पैनलिस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ एहतशामुल हक साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हैं। बाकी पैनलिस्ट डॉक्टर दानिश हमारे साथ हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब तहरीक जवाना ने पाकिस्तान के सरबराह हैं, आपको स्पेशली वेलकम करेंगे। ज़ाहिर शाह शराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। शाह साहब, सबसे पहले आपके जानिब आ रही हूँ, ये हो क्या रहा है बेसिकली, जो कि आप पेशावर में आपके पास खबरें, जो गर्मा गर्म खबरें हैं, ताज़ा ताज़ा खबरें वो पहुँच रही होंगी, तहरीक अदम एतमाद की बातें और ये सारे मामला हो क्या रहा है? मंजर कशी करें पहले। देखिए, मेरे ख्याल से तहरीक अदम एतमाद और वो मामला तो अपनी जगह पे, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल सूबाई हुकूमत को दरपेश है वो काफ़ी मुश्किल है। और इसमें सबसे बड़ा मसला मेरे ख्याल में शकील खान ने जो है वो क्रिएट कर दिया है, क्योंकि इन्होंने जो गवर्नेंस कमेटी को बाकायदा अपने एक 7-8 सफ़े का एक बयान लिखा था, उसके अंदर ये तमाम चीज़ें बड़ी तफसील से बयान थी कि किस तरीके से उनकी मिनिस्ट्री के अंदर जो है वो पैसों का लेन देन हो रहा है। और उस पर बड़े सीरियस इल्ज़ाम थे, ना सिर्फ बल्कि इन राइटिंग उन्होंने अपने सिग्नेचर के अंडर दिए कि वज़ीर आला साहब की क्या इन्वॉल्वमेंट है, कुछ मुख्तदरा हलकों की बात कर रहे हैं, मुतल्लिका सेक्टरीज़ की बात कर रहे हैं। तो ये तमाम मामला ऐसा है मेरे ख्याल में जो कि इतना आसानी से टलने वाला नहीं है। और दूसरा उनका दावा ये भी है, जो प्राइवेटली हमारी बात हुई है, कि ये तमाम चीज़ें उन्होंने बानी PTI के साथ डिस्कस की हैं और उसके बाद बाकायदा उनकी हिदायत पे उन्होंने तमाम मनसूबाबंदी करते हुए मुतल्लिका सेक्रेटरी के साथ लेन देन के मामला किए, और शायद वो बड़ी हद तक सच भी कह रहे हैं। और अगर आप देखें 2019 में जब महमूद खान साहब की हुकूमत थी, तो यही शकील खान थे जिन्होंने उनकी काबीना से इस्तीफ़ा दिया था, और वजह यही थी कि उनको कोयर्स किया जा रहा था उस वक्त भी। तो आखिरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उन्होंने एतराज़ ये भी उठाया है कि जो बानी PTI की पॉलिसी थी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीनुल्लाह गंडापुर उसको डिफाई कर रहे हैं और उसको जो है वो मनोवन फॉलो नहीं कर रहे हैं, और जिस नैरेटिव के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा है वो उसके खिलाफ चल रहे हैं। और बल्कि उनकी तमाम चीज़ें जो है वो उन्होंने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि बाकी भी ऐसे लोग हैं जो कि एतराज़ उठा सकते हैं। और आज बड़ा अहम दिन था। आज शकील खान ने मज़ीद कुछ जो है वो डेवलपमेंट्स करनी थी फ्लोर ऑफ द खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, लेकिन आज जो वो था इजलास असम्बली का, उन्हें 26 तारीख तक डिले कर दिया गया। और जो मेरी इत्तलात है उसके मुताबिक बानी PTI के साथ एक मीटिंग होने जा रही है, जिसमें शायद वो कन्विंस करेंगे कि शकील खान जो है फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये तमाम इतराज़ात ना उठाएं। इससे पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप है तहरीक इंसाफ के अपने जो टॉप लीडर थे, जिनमें वज़ीर आला साहब भी शामिल है, उस ग्रुप के अंदर भी काफ़ी एक दूसरे पे खुल के इल्ज़ाम तराशी हुई, लेकिन बाद में
उस ग्रुप से तमाम मैसेजेस को डिलीट किया गया। अब इस वक्त जो आम डेवलपमेंट है, मैं आपको एक खबर भी उस दिन भी हमने दी थी, बल्कि कम से कम 4-5 ऐसे 6 मिनिस्टर हैं जिनकी कारकर्दगी या तो अप टू द मार्क नहीं है, या उन पर करप्शन के इल्जामात हैं, या जो है वो परफॉर्म नहीं कर सके। तो अब आइंदा कुछ दिनों में हम ये भी देखने जा रहे हैं कि कुछ मजीद जो काबीना के अंदर लोग हैं, शायद उनको रिप्लेस किया जाए, या उनकी मिनिस्ट्रियां बदली जाए, या उनको निकाला जाए। दूसरी तरफ जो पीपल्स पार्टी है या जो अपोजिशन की पार्टीज है, मैं ये नहीं कह सकता कि तहरीक एतमाद बड़े पैमाने पे आ सकती है अपोजिशन पार्टीज की जानब से, लेकिन ये हो सकता है कि जो ग्रुप्स है यहाँ पे, ख़ासतौर पर आप देखें शाहराम तरक्की और आतिफ खान का जो ग्रुप है, बड़ा विजिबली जो है वो उसके ऊपर ऑपरेशनली वो काम कर रहा है। साथ साथ असद कैसर साहब, उनका अपना एक क्लाउट है। फिर अमीनुल्लाह गंडापुर के खिलाफ बहुत सारे ग्रुपिंग है तहरीक इंसाफ के अंदर, और बेशक प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन चीज़ों को डिनाई कर रही है, लेकिन ये ग्रुपिंग पहले से मौजूद थी। और कुछ इत्तलात ये है कि 2-3 बड़ी मिनिस्ट्री, जिनमें हेल्थ मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, साथ साथ 1-2 और मिनिस्ट्रीज है जिनके अंदर चेंजेस हो सकती हैं। हम अगर विजिबली देखें, लीडरशिप डिनाई कर रही है। जो तर्जुमान है बैरिस्टर साहब, उन्होंने भी कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अंदरूनी खाना काफी ज्यादा मुश्किलात है। क्विकली इस चीज़ का आंसर करते हैं, फिर मैं आगे जाऊंगी अगले पैनलिस्ट की जानिब। ये खान साहब की जानिब से, बानी पीटीआई की जानिब से, क्या कोर कमेटी को ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं कि प्रोब किया जाए सारे मामले को, जो करप्शन चार्जेस और ये वाले मामला सामने आ रहे हैं? देखिए, गवर्नेंस कमेटी बिल्कुल बनाई है और उन्होंने बिल्कुल प्रोब किया, बल्कि तमाम जितने मामलात हैं वो गवर्नेंस कमेटी, जिसको सरबराह जो है वो ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी हैं, साथ साथ काजी अनवर साहब हैं, और जो साबिक गवर्नर थे शाह फरमान, ये तीनों कमेटी है जो कि ओवरऑल इन चीज़ों को देखती है। इस कमेटी ने ज़रूर रिकमेंड किया है शकील खान के इस्तीफे को, लेकिन ये बाकी मामलात को भी देख रही है। जो मैं अहम चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आज जो असम्बली का इजलास स्पीकर ने ऑल ऑफ अ सडन इसलिए जो है उसको 26 तारीख तक ले गए कि ये बातचीत अब होगी बानी पीटीआई के साथ और इन तमाम मामले को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आप इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इस वक्त करप्शन के इल्जामात भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, और गंडापुर साहब को बड़ा टफ टाइम जो है तमाम एमपीएस दे रहे हैं। एहतशाम साहब, आपको वैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन तक जाने के मामला दिखाई दे रहे हैं कि इस नहज तक मामला पहुंच चुके हैं, और अगर लेट्स से ये आ भी जाती है, पहली पार्टी मुश्किल में है, बानी पीटीआई जेल में है, तो कितने क्या असरात होंगे, कितना मुश्किल हो जाएगा पीटीआई की सियासत आगे लेके चलना उनको? देखिए आमना, इस वक्त की जो सूरत हाल है वो तो बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रही है कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल स्पेस जो पीटीआई को नहीं मिल रही, बानी पीटीआई की मुश्किलात हैं, मुख्तार के साथ लड़ाई है, 2 सियासी जमातों को मानने के लिए तैयार नहीं है, हुकूमत के साथ मामला तय नहीं हो रहे। एक एलिमेंट उनका जो मुश्किलात पैदा कर रहा है बहुत ज़्यादा, वो है उनकी पीटीआई की हुकूमत, जो तीसरी मरतबा हुकूमत में तो आ गई थी और बड़ी एक्साइटेड थी, लेकिन शायद उसको अंदाज़ा नहीं थे कि वो कितने कड़े इम्तिहान से उसको गुजरना पड़ेगा। और फिर एक बात कही जा रही है कि ये जो भी टास्क फोर्स का ज़ाहिर शाह जिक्र कर रहे हैं, कमेटी नहीं, ये टास्क फोर्स थी, और टास्क फोर्स में पहले ये तय किया गया था कि करप्शन, अकरबा परवरी और ये ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर जो पैसा बनाया जा रहा है इसको अनर्थ करेंगे। उसको चेंज करके गुड गवर्नेंस का नाम दे दिया गया। और फिर यह है कि 2 आदमी इनिशियली जो रखे गए, शाह फरमान साहब और काजी अनवर साहब, आमना ये वो लोग हैं जो 9 मई के बाद हाथ उठा के भाग गए हैं। मतलब ये 9 मई से जिस तरह इन्होंने जान छुड़ाई है पीटीआई से, इनको बनाया गया, कहा जा रहा है इसलिए बनाया जाए कि मामले को रफा दफा किया जाए। लेकिन शकील खान के इल्ज़ामात इतने सख्त हैं, ऐसे हैं कि जिसको कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई ने ओन किया, जिसकी बुनियाद आपको याद है, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, ज़ाहिर शाह को याद होगी, उनको एक रिटन फॉर्म में एक चीज़ लिख के दी गई, कहा कि आपने यही पढ़ना है, लेकिन उसको उन्होंने नहीं पढ़ा और उन्होंने अपनी बातें जो करनी थी कर दी। तो एक बोचाल उन्होंने पैदा कर दिया। एक वजह ये बन रही, दूसरी वजह आमना वहाँ पे ये बन रही, कहा जा रहा है कि मेरी कुछ लोगों से आज बात हुई है, वो कहते हैं कि ये पहली मरतबा हुआ है कि इस मरतबा जो कैबिनेट बनी थी उसमें जो पिछली मरतबा में कैबिनेट में जो लोग थे ना, अच्छे अच्छे शोहरत वाले, उनको वो अपना टिकट ही नहीं दिया गया, यानी इलेक्शन ही लड़ने दिया ताकि वो काबीना में आ सके। एक तो ये भी वजह बनी। अब फौरी तौर पे जो मसाइल पैदा हो रहे हैं इसलिए पैदा हो रहे हैं कि जिस तरह जिक्र किया गया, ग्रुप्स बन गए। अभी देखें, कहा जा रहा है एक डिप्टी स्पीकर जो हैं, ज़्यादा जानते होंगे, महमूद जान उनका नाम है, वो भी पीछे पड़े हुए हैं। आप शकील खान है, अकबर है, बाकी लोग भी हैं। तो सारी सूरत हाल में कारकर्दगी की बात है वो जो नहीं सामने आ रही। अब देखने वाली बात यह है कि इतनी मुश्किल सूरत हाल से गुजरने के बाद क्या वाकई लोग इकट्ठे हो जाएंगे खिलाफ? मेरा ख्याल है आमना, अगर वो हो जाता है तो फिर तो जिसको कहते हैं ना, वो तो
आखिरी तुर्प का पत्ता होगा जो मेरा ख्याल है पीटीआई के लिए मुश्किलात पैदा करेगा। और मेरा बजाय नहीं लगता, मुझे लगता है कि इसको रोकने की शायद बानी पीटीआई भी कोशिश करेंगे, क्योंकि एक ही रहेगी हुकूमत जहाँ पे रह के वो कुछ कर सकते हैं। उनके लोग यहाँ से भी आप देख लें, बहुत सारे लोग पंजाब से वहाँ चले गए हैं अपनी गिरफ्तारियों से बचने के लिए, बाकी जगहों से भी, और फिर इमेज एक बहुत बड़ा ख़राब होगा। और परफॉर्मेंस की बात करते हुए ये बात सामने ज़रूर आ रही है कि इस फौरी तौर पर अगर एक्शन ना लिया गया, रफा दफा नहीं किया गया, जिस तरीके से ग्रुप्स बन गए, तो मेरा ख्याल है पीटीआई की हुकूमत के लिए और बानी पीटीआई के लिए बहुत मुश्किलात पैदा होंगी। जो पहले और आज उन्होंने एक सख्त बयान फिर बानी पीटीआई ने दिया है, वो जो लोग कह रहे हैं कि जी एक मरतबा फिर उन्होंने लाइन चेंज किया, जो जिस तरह बातें की गई हैं। और आपने देखा हुकूमती एहलकार जो बैरिस्टर वकील हैं, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो बड़ी सख्त है। वो कहते हैं आज के बाद कोई पीटीआई से बातें नहीं होगी, क्योंकि हिंदुस्तान के साथ ये बातें कर रहे हैं। और रऊफ़ हसन साहब है, उनकी वो बात बड़ी मशहूर है जिसमें उन्होंने कहा था कि जी आर्मी चीफ जो है ना सिर्फ हार्ड लाइनर है बल्कि हिंदुस्तान के बहुत खिलाफ हैं। हम ना हिंदुस्तान के खिलाफ आप मैं सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ जो कुछ किया है, लिहाजा ये सारी चीज़ें पीटीआई को भी बदनाम कर रही हैं। तो मेरा ख्याल है एक्शन फौरी तौर पर लेने की जरूरत है। पार्टी को बचाना है अपना, पीटीआई की सतह पे और फेडरल सतह पे अपने वकार को बढ़ाना है ताकि मामला बेहतर हो सकें। जी सही, ठीक है। आपकी जानिब आ रही हूँ अब्दुल्ला साहब। ये एक जानिब तो शेर अफजल मरवत साहब नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं जी मुझे फिर बानी पीटीआई ने कह दिया, हिदायत कर दी है मुल्क गिर तहरीक चलाई जाए। अब फिर हम मुल्क गिर तहरीक चलाने जा रहे हैं और हुकूमत को टफ टाइम देंगे, लेकिन यहाँ तो अपने घर का मामला खराब होता चला जा रहा है, ये तो उसमें उलझ के रह जाएंगे। ये क्या मुल्क गिर तहरीक चला सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में दोनों मौजूद पैनलिस्ट ने बड़ी जो है नफी तुली गुफ्तगू की, बड़ी लॉजिक के साथ थी। असल बात तो यह है कि पीटीआई के अंदर एक बात वाज़ेह है कि मल्टीपल ग्रुपिंग है, और दूसरी बात यह है कि ज़बरदस्त किस्म की एक मायूसी की कैफियत है, जिसमें उनको पता चल गया है कि चेयरमैन पीटीआई जो है वो जो बानी है वो तो अभी 804 अंदर ही और वो कहीं जो है वो बाहर नहीं आ रहे। दूसरी बात उससे यह है कि अब उसके अंदर करप्शन का दौर दौरा है। भाई माल पानी भी बनाना है, क्योंकि आइंदा आने वाले इलेक्शन जो कि उनको नजर आ रहा है कि जरा जल्द हो जाएंगे, अगर हुए तो उसकी बुनियाद के ऊपर वो जाहिर है जितना भी इसके अंदर माल बना सकते हैं वो बनाएंगे, क्योंकि हमने उनके मुसलसल ये अभी उनका थर्ड हुकूमत है और इसके अंदर कारकर्दगी केपीके के अंदर जो है वो बहुत ही कमजोर है। तीसरी तरफ यह है कि सूबा जो है एक ऐसी सूरत हाल से गुजर रहा है जिसके अंदर आए दिन दहशत गर्दाना कार्रवाइयां जो है उनमें इजाफा हो रहा है, और मल्टीपल दफा ऐसा हो चुका कि पेशावर शहर के पास करके बाकायदा दहशत गर्दों ने हमला किया और सारी रात थानों में फायरिंग होती रही, जिसके नतीजे में लोग जख्मी भी हुए, शहीद भी हुए। अब ये एक तरफ ये सूरत हाल है, तो और फिर एक तरफ हम ये क्यों भूल जाते हैं कि गवर्नर केपीके जो है वो पीपल्स पार्टी के हैं, और पीपल्स पार्टी के जाहिर है उनका अपना एक सिस्टम चल रहा है। पीपल पार्टी के कारकुनान भी जो है वो वहाँ मौजूद हैं। केपीके के ज्यादा बड़ी तादाद नहीं है लेकिन मौजूद तो है। तो लोगों को डूबते को तिनके का सहारा, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो पीटीआई के साथ है और कुछ हैं जो बिल्कुल उनसे मुखालिफ है। तो जो बिल्कुल मुखालिफ है उनको अपनी तरफ जो है माइल करना ज्यादा आसान होता है। ये एक और बात जो इसके अंदर वो नजर आ रही है कि मुझे सुबह इमरजेंसी की सूरत हाल की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। मैं नहीं समझता कि वफाक जो है वहाँ हुकूमत खत्म करेगा उस लिहाज से, क्योंकि अभी उनको एक जगह मौजूद है। चले ठीक है, जैसा तैसा वहाँ अपनी हुकूमत कर रहे हैं। अगर हुकूमत भी ले ली तो फिर इनका काम सिर्फ एजिटेशनल पॉलिटिक्स रह जाएगा, और उससे पहले इनके जो ग्रुप्स हैं अगर उन्होंने कोई कारकर्दगी दिखा दी तो मुझे लग रहा है कि पीटीआई का शरादा बिखर जाएगा। और ये भी बात बड़ी वाज़ेह है कि जो बानी चेयरमैन है उनके हाथ में मामलात नहीं रह गए, बल्कि कई पावर कॉरिडोर्स की तरफ चले गए। कई लोग जो है वो लीडरशिप के ख्वाहा हैं, और अली अमीन गंडापुर जो है वो कैदी नंबर 804 से जो है बहुत दूर जा चुके हैं, और यही वजह है कि उनको हॉन्ट कर रहा है। आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा माजी में ले जाऊं, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वफाक के अंदर बनी थी तो 3 महीने के बाद मल्टीपल जो मिनिस्टर्स थे, कई मुतअद्दिद मिनिस्टर जो थे, उनकी मिनिस्ट्रियां उनसे ले ली गई थी उनकी नाकिस कारकर्दगी। उसकी बात कर रहे हैं विफाक के लेवल पे? जी, मैं जब मादी की 2018 की हुकूमत बता रहा हूँ कि
उनके कई मिनिस्टर जो थे उनको वफाक से हटा दिया गया था, नाकिस कारकर्दगी और करप्शन के चार्जेस थे उनके ऊपर। तो ये जो है सूरत हाल 90 दिन के अंदर यहाँ भी जो हाल बिगड़ा है और अंदर जो जूतियों में दाल बट रही है, इसके नतीजे में बहुत बड़ा जो है वो एक केओस पैदा हो रहा है और लोगों के अंदर जो ग्रुपिंग है वो इतनी मजबूत, वो पार्टी बुनियाद के ऊपर है, वो नजरिए की बुनियाद के ऊपर भी है, वो कौमियत की बुनियाद के ऊपर भी है और वो पैसे की बुनियाद के ऊपर भी है। इसलिए इसका जो है वो उधेड़ के रख देंगे ये लोग खुद ही। इनको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, जैसे वो अपने दुश्मन खुद है। ये कई लोग इस बारे में बात भी कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने पहले माजी में भी बातें की हैं कि बानी पीटीआई, कई लोग चाहते हैं कि वो बाहर ना आए, इसीलिए वो अपनी पॉलिसीज भी चला रहे हैं, क्या ऐसा ही है? जो शकील खान साहब ने भी गंडापुर के बारे में बात की है जी, ये कहीं और से ऑपरेट हो रहे हैं, कुछ ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से केपी चैप्टर में हम देख रहे हैं कि जो एकदम से हलचल मच चुकी है और ये तहरीक अदम एतमाद की जानिब जाएगा या नहीं जाएगा? आपका तज्जिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि करप्शन चारों सूबों में हो रही है, तबाह के हो रही है, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो और चाहे KPK हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुछ जगहों पर जो करप्शन हो रही है वो बड़े मुनज़्ज़म। चलें, डॉक्टर साहब से हम रिकनेक्ट करते हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज। और जिस तरह से मामला हम देख रहे हैं इस वक्त, जहां पे हम देख रहे हैं कि शेर अफजल मरवत साहब भी सामने आए हैं, जब उनको हमने सुना मुख्तलिफ TV प्रोग्राम्स में, तो वो इस हवाले से बिल्कुल डिनाइल में है। वो कह रहे हैं ऐसे कोई मामलात नहीं है, ना तो कोई करप्शन हो रही है और ना ही इस किस्म के कोई मामलात हैं। मुल्कगीर तहरीक शुरू करने का वो सोच रहे हैं। लेकिन अगेन ये जो खबरें आ रही हैं, ये जो इस्तीफे वाले मामलात हमारे सामने आए हैं, ये सब पॉइंट कर रहे हैं उस जानिब कि यहाँ पर ऑल इज़ नॉट वेल, अगर हम KP की बात करें। और ऑब्वियसली जब PTI कैसे मुश्किल हालात में है, जहाँ पर इस तरह की खबरें आएंगी तो अपना घर ठीक करेंगे या फिर वो जो मुल्कगीर तहरीक शुरू करने के लिए, पार्टी को जिंदा रखने के लिए, रेलेवेंस रखने के लिए वाले मामला किए जाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डॉक्टर साहब से रिकनेक्ट करते हैं। वेलकम बैक। फैसलाबाद में मारूफ टेक्सटाइल मिल्स समेत 100 से ज्यादा छोटी और बड़ी फैक्ट्रीज बंद होने से मजमूई तौर पर 2 लाख से ज्यादा अफराद बेरोजगार हो गए हैं। अगर यही सिचुएशन रही तो आने वाले दिनों में मजीद मिल्स की बंदिश का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जिन टेक्सटाइल मिल्स में प्रोडक्शन जारी है, वहां ये बताया जा रहा है कि काम 40% तक महदूद हो गया है। सितारा टेक्सटाइल के हालिया बंद होने से हम आपको ये भी बता दें कि सितारा टेक्सटाइल फैसलाबाद की जो सबसे कहा जाता है कि लार्जेस्ट और लीडिंग टेक्सटाइल मिल है, वहाँ पे एक यूनिट से मजीद 900 मुलाजमीन बेरोजगार हो गए हैं, जबकि इसका एक यूनिट कुछ अरसे कबल बंद हो चुका है। पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने इस हवाले से खबरदार भी किया कि अगर गवर्नमेंट बिजली और गैस की जो कॉस्ट है उसमें कमी समेत शरह सूद 10% से कम ना लाई तो मजीद इंडस्ट्रीज भी बंद हो जाएंगी। अगर हम माजी पर नजर डालें तो जब PTM की हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई, शहबाज शरीफ साहब उस हवाले से कह रहे थे कि सिर्फ अच्छे प्लान्स बनाने से कुछ नहीं होता, इन पर इम्प्लीमेंट करना बड़ा ज़रूरी है। हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फ़रोग देंगे, ये उनका कहना था, रिलीफ फराहम करेंगे ताकि एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो। लेकिन आज हमारे सामने जो मामलात हैं वो बड़े ही मायूस कुन हैं। किस तरह से हमारे पैनलिस्ट देख रहे हैं ओवर 100 लार्ज एंड स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज, इनका क्लोजर होना कितना नुकसानदेह और मायूस कुन है। एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि हमने $100 अरब की सरमायाकारी लाने के लिए हम इस तरह से माहौल बनाने जा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब मुल्क में क्या हो रहा है ये आपके सामने हमने रखा है। एहतशाम साहब, हमने देखें कितनी बदकिस्मती की बात है कि आज से आप देखें कोई 2.5-3 साल 4 साल पहले तक चलें कर लें कि तकरीबन $15-16 बिलियन जो है ना हमें एक्सपोर्ट्स जो है ना वो टेक्सटाइल की मद में आती थी, टेक्सटाइल की प्रोडक्ट देने के बाद। अब हम देख रहे हैं कि पिछले 8 और 9 सालों में अब टोटल हिसाब लगाया जाए तो तकरीबन 200 इंडस्ट्री प्लस 200 प्लस हमारी इंडस्ट्री टेक्सटाइल की जो है बंद हुई है, कराची में, फैसलाबाद में, लाहौर में, गुजरांवाला, फैसलाबाद। और ये तो इतना शॉकिंग है, सितारा मिल का जो है ना ये कुछ 50 साल पुरानी मिल थी और बड़ा शानदार, सबसे ज़्यादा कहा जाता था, इनका रिकॉर्ड था कि इंडिविजुअली कंपनी में सबसे ज़्यादा ये जिसको कहते हैं डॉलर टर्म में ये प्रॉफिट लेके आती थी और एक्सपोर्ट इनकी ज़्यादा होती थी। अभी व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या वजह है कि हुकूमतों का फोकस ये ख़त्म हो गया है या वजह क्या है कि जी हुकूमतें
इसको ठीक नहीं करना चाहती। बज़ाहिर हम देखने हैं ये काम तो ख़ास तौर पे जो कहा जाता है कि जी कारोबार दोस्त हुकूमत रही है हमेशा से, वो आपकी PMLN, उनको आगे लेके जाना चाहिए था। उन्होंने किया भी, कारोबारी लोगों को फ़ायदा भी पहुँचाया, भले वो अपने भी लोग थे उसमें, ख़ुद भी अपने आप को भी फ़ायदा पहुँचाया कि इनकी सबकी इंडस्ट्रीज़ हैं, इनकी मिलें हैं, इनकी, इसके अलावा आप देखें एग्रीकल्चर में भी ये लोग चले गए हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या वजह है। देखिए हम ना 2 लफ्ज़ बोले जाते हैं रिपीटेडली, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ये वर्ल्ड बैंक क्या कह के थक गया है कि भी आप कम्पिटिटिव नहीं रहे, आपकी जो टैरिफ है इसका, बिजली का, गैस का इतना ज़्यादा है कि वो आप बाहर के लोग जो है ना वो इतना पैसा कमा रहे हैं। मैं आपको मिसाल दूँ, कई बरसों से हम ना ये पॉलिश की डिबिया हमारे यहाँ 250-300 रुपये की मिलती है, आज भी आप देख लें 70-75 रुपये की मिलती है चाइना की। आप मुझे बताएं, एक्सपोर्ट करके वो पाकिस्तान में इसमें उन्होंने प्रॉफिट भी कमाया होगा और उस लोगों को भी दे रहे हैं, तो नतीजतन लोग नहीं ले रहे। सवाल ये है कि इंडस्ट्री बंद करके, आज ही की बड़ी खौफनाक खबर है, आपने पढ़ी होगी कि पाकिस्तान के बहुत से टॉप के लोग, बिजनेसमैन जो है ना, वो दुबई शिफ्ट हो गए हैं। आज तस्वीरों के साथ उनके बयान भी छपे हुए हैं कि पाकिस्तान में हमारे साथ क्या हो रहा है। देखें ये बेहिसी है या लाताल्लुकी है, इसको क्या कहें, या सिर्फ और सिर्फ अपना काम कि जी पैसा बनाया जाए, भले पैसा बनाएं। हिंदुस्तान के लोग भी जो है ना वो पैसा बनाते हैं, उनके लोग ओपनली कहते हैं बड़ी करप्शन है। मोदी के ज़माने में इंतहा पे करप्शन पे चली गई, कॉर्पोरेट सेक्टर को कहाँ से कहाँ पहुँचाया, लेकिन साथ साथ कहीं कुछ काम भी हो रहा है। हमारे यहाँ सिर्फ यह कि करप्ट प्रैक्टिस में लोग जा रहे हैं। और देखें दूसरी वजह जो है जिसमें मैं समझता हूँ जिम्मेदार हुकूमतों के अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोग खुद हैं। अब ना सिवाय आप देख लें कि क्या करते हैं, रॉ कॉटन को ज़्यादा ये बेचते रहे। अभी आप बांग्लादेश की जो मिसाल देते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपने देखे फिनिश गुड कितनी ज़बरदस्त बनाई, फिर उन्होंने डाइवर्सिफाई किया इस सारे इसको, एक नहीं कि जनाब वो हमारे यहाँ तो या तौलिए बन के बना के भेज रहे होते हैं या रॉ कॉटन बिक रहा होता है। आप अमेरिका लंदन में चले जाएं, 80% आपको सारी बांग्लादेश के कपड़े, ट्राउज़र, शर्ट, हर चीज़ मिल रही होती है। हमारे यहाँ इस तरफ हम देख रहे हैं कि लोग नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे, ये बड़ा जानने की ज़रूरत है कि ये जाएँ। या तो उनको लग नहीं रहा कि जी हम अगर इस तरफ जाएंगे तो हमारे लिए मुश्किल होगी, पैसा नहीं बनेगा, वही पुराने तर्ज के तरीके से चला के मामला चला रहे हैं। लेकिन असल मसला ये है कि हम ना अभी देख लें, हिंदुस्तान में, चाइना में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में सबसे ज़्यादा जो है ना प्राइसेस हमारी टैरिफ की हमारी हैं। इसी तरह से अपना गैस की हैं। अब ये सर्कुलर डेट दोनों का 5 ट्रिलियन का जो हो गया है, इसको ख़त्म करने के लिए बजाय इसके कि आप नए रास्ते तलाश करते, बजाय इसके अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए 2 छोरे जो मारे गए हम ना, एक आपको और मुझे मारा गया, सब लोगों को जो सैलरी क्लास अब तनख्वाहें आएंगी तो पता चलेगा कितना पैसा कटा है। दूसरा एक्सपोर्टर पे भी इन्होंने टैक्स लगा दिया जो पहले नहीं था। तो मेरा मतलब कहने का बुनियादी तौर पे कि ये अगर आप अपने लोगों को टैक्सेस से जान आपकी नहीं छुड़ाते, आप उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं करते, जो वर्ल्ड बैंक कह रहा है वो कहते हैं कभी भी नहीं आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेंगी जब तक ये काम नहीं करेंगे। ये कहते हैं जी हम कम्पिटिटिव प्राइस पे बिजली दे नहीं सकते। अभी आप देख लें 200 से 500 यूनिट दिए हैं उन्होंने, पंजाब गवर्नमेंट ने, और बाकी तीनों हुकूमतें जो कह रही हैं जी ये तो सियासी तौर पर गलत किया गया, हम नहीं दे सकते। भाई उन्होंने अपने जो भी है गलत कहे सही कहे, अपने डेवलपमेंट बजट को काट के दिया है तो बाकी लोग भी कर सकते हैं। अहम बात यह है कि लोगों का एतमाद आमला खत्म हो रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, और जो शोबे लोग हैं, शोबों के लोग हैं, इस तरह की मायूस कुन खबरें रोजाना की बुनियाद पर हम रिपोर्ट भी करें, इन पर डिस्कशन भी करें, लेकिन समझ नहीं आ रही कि इस शहबाज स्पीड की जो समत है वो है क्या। अब्दुल्ला साहब, एक जानिब हम कह रहे हैं जी हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, अपनी तमाम स्पीचेस में वज़ीर आज़म साहब या वज़ीर ख़जाना साहब भी बातें कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब इतना डिप्रेसिंग एनवायरनमेंट, समत क्या लग रही है आपको? देखिए आमना बीबी, आपको याद है कि मैंने आपसे कहा था कि 25% इंडस्ट्री जो कराची की है वो बंद हो चुकी है, और जो मुल्क के अंदर, और वो इंडस्ट्री तोल के भाव बिक रही है। उसके बाद इसके अंदर ये मजीद इजाफा जो पंजाब से हुआ है, ये यकीनन मेरे ख्याल में इट्स अ बिग जोल्ट टू आवर इकोनॉमी। साथ ही साथ जो है वो ये जो IMF का था, ये तो आपका ट्रैप था ना, डेथ ट्रैप था आपके लिए। जो जिस रेट के ऊपर बिजली है, जो अभी जैसे बात हो रही थी, मैं इत्तफाक राय रखता हूँ, लेकिन एक छोटा सा इख्तलाफ रखता हूँ, वो ये है कि हमारे लोग काम करना चाहते हैं, कोई किसी को पैसा बुरा नहीं लगता, किसी को भी अपनी इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन बुरी नहीं लगती। यही सितारा वाले जो है, सितारा 1, सितारा 2 और न जाने कितने और यूनिट्स इन्होंने लगा डाले। अब लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि आपके यहाँ जो एक्सपोर्ट पर टैक्स लगा दिया, उससे पहले आपको 22 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स चलते हैं आपके, जो हर वक्त मुंह खोल के खड़े हैं। FBR का इदारा जो है वो रिश्वत की गढ़ बना हुआ है, वो लोगों को
बेईमानी सिखाता है, चोरी सिखाता है, टैक्स एवेजन सिखाता है, वो अगर जो नहीं करता उसके ऊपर अजाब जो है वो नाजिल हो जाता है। ये वो चंद हकीकतें हैं जिनको आप जो है वो जरूर मलूज़े खातिर रखें। दूसरी बात जो उसके अंदर है वो ये है कि हर कुछ चाहिए कि आप गारमेंट्स भी बनाएं, फलाना भी बनाएं। लीवाइस एक बहुत बड़ा ब्रांड है, वो पाकिस्तान में बनता है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी तरीके से दीगर कई ब्रांड है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि आपको एनवायरनमेंट ऐसी बना दी गई। आपने जो एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं वो भाई चीन रो बैठा है, उनके 9 आपने इकोनॉमिक जोन कहे थे, उसके अंदर मां सवाए 25% जो फैसलाबाद के अंदर उन्होंने एक इकोनॉमिक जोन के अंदर 25% उनको वो उनकी सहूलियात फराम की। बाकी किसी जगह पिछले 20-25 साल हो गए उनको नहीं कुछ मिला वहां से। ये आपका, आप SIFC की बात करते हैं, SIFC तब होगी जब आपके मुल्क के अंदर बिजली जो है वो आपकी सबसे महंगी बिजली इस रीजन के अंदर है। देखिए, याद होगा आपको कि नवाज शरीफ साहब ने जब एटमी धमाका करके यहाँ अकाउंट्स फ्रीज कर दिए, फॉरेन अकाउंट्स, तब भी जो है वो लोग जो है वो थाईलैंड और दीगर ममालिक चले गए। ये आपने जानबूझ के एक ऐसी एनवायरनमेंट पैदा कर रहे हैं कि पाकिस्तान से लोग भाग जाएं, पाकिस्तान से लोग मुतनफ्फर हो जाएं, बदजन हो जाएं, 19% के ऊपर रख के जो है बैंक के अंदर बैठे, ना डकैती का खतरा, ना कोई चोरी का खतरा, ना जो है वो कोई बकबक, ना कोई भत्ताखोरी, ना कुछ और। दिया क्या है इंडस्ट्रियलिस्ट को? सलाम है जनाब, जो इंडस्ट्रियलिस्ट चला रहे हैं उनको सलाम है इस एनवायरनमेंट के अंदर। आप अगर नहीं करना चाहते तो लोगों को बता दें, लोगों को इस तरीके से शिकस्त के 2 लाख लोगों का मतलब सिर्फ ये नहीं है। 2 लाख लोगों का मतलब यह है कि उनके साथ 10-10 बंदे जुड़े हुए हैं। आप अंदाजा करें 20 लाख लोग जो है वो इस टाइम पे बेरोजगार हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तफा करूंगी। शाह साहब, ये एनर्जी कॉस्ट और इसके साथ साथ मार्कअप, ये कहा जा रहा है जी इसको कम कर देंगे तो मामला ठीक हो जाएंगे, बड़ा आसान सा कुलिया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो रोड मैप दिया जा रहा है इस पर ये इम्प्लीमेंट ही नहीं करना चाह रहे? क्योंकि ऑब्वियसली ये जो सारी सिचुएशन हमारे सामने है, इसमें ये एक नंबर जो 900 मुलाजमीन वाला हमारे सामने है, ऐसे कई ज़्यादा बाकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो बाकी वहाँ पे टेक्सटाइल मिल्स हैं, वहाँ पे भी कई लोग ऐसे हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं इस वक्त। तो हुकूमत जा किस समत रही है? शहबाज विजन बेसिकली है क्या? आमना, मैं ज़रा सा मेरे ख्याल में अब्दुल्ला भाई और एहतिशाम साहब ने काफ़ी डिटेल से हुकूमत की पॉलिसीज़ और इन चीज़ों पे बात कर ली। मैं ज़रा अलग रुख से बात करना चाह रहा हूँ कि बड़ी अजीब सी बात होती है कि जब शायद एक बड़े सूबे के अंदर कोई बहुत बड़ा वाक़या होता है तो तमाम लोग अलर्ट हो जाते हैं कि शायद इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई हैं। आपने कभी सोचा है कि हमारी पॉलिसीज़ कहाँ हैं? हमने बाकी पूरे पाकिस्तान में तो हर जगह इंडस्ट्रीज़ का ग्रेवयार्ड बनाया हुआ है। आप ये बताएं कि एक वॉर ऑन टेरर के तरफ गए, तकरीबन 30-40 साल तक हमने पराई जंग लड़ी, कुछ अपनी लड़ी। यहाँ हमारे साथ बड़े वादे हुए कि रिकन्स्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटी जोन बनाएंगे, और अमेरिका भी बड़ा उस वक्त हमें जो है धक्का दे के उसने आगे भिजवा दिया कि यहाँ जो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और जो ट्रबल्ड एरियाज़ हैं और बलूचिस्तान के अंदर एक बड़ा इंडस्ट्रियल इनकलाब आएगा, ROCs बनाए जाएंगे और यहाँ बड़ी चीज़ें होंगी। CPEC जब आया तो उसमें भी आपके पास इकनॉमिक जोन्स की बात जैसे कि अब्दुल्ला साहब ने की। लेकिन मुझे ये बताइए कि आज आपने जो इंडस्ट्रीज़ उस वक्त लगाई थी कबायली इलाकों के अंदर, मालाकंड के अंदर, वो यहाँ पे बिल्कुल इंडस्ट्रीज़ का ग्रेवयार्ड बना हुआ है। वहाँ आपने क्या किया? बड़ी अजीब सी बात है कि रॉ मटीरियल आपका सूबे के अंदर होता है, बिजली आपकी सूबे के अंदर से जाती है, गैस आपकी सूबे या बलूचिस्तान से आती है, मिलें आपकी लगती हैं पंजाब के अंदर, फैसलाबाद के अंदर, और मजदूर यहाँ से जाके काम करता है। तो आप कभी रियलिस्टिक रहे ही नहीं है। आपने पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ रॉ मटेरियल पैदा होता है, अब मार्बल की जो कटिंग, पॉलिशिंग और फिनिशिंग होती है वो जाके पंजाब के अंदर होती है या कराची के अंदर होती है। क्यों नहीं हो सकता कि आप खैबर पख्तूनख्वा या वो कबायली इलाके जहाँ पे ये इंडस्ट्रीज करीबी तौर पे लगाई जाए? आप हैरान होंगे, मैं आपको एक इत्तला दूं कि आप इवन अगर KP के अंदर किसी इंडस्ट्री में ट्रक जाके खाली करते हैं तो आपको 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। यही ट्रक आप लगा के अटक से उधर लेके जाते हैं तो 2000 रुपए आपसे लिए जाते हैं। तो देखिए, खुदारा जुल्म जो करते रहे, ये मेरे ख्याल में उसका एक बड़ा ओपनली एक रिपरकशन है। और ये अब जब विजिबली होगा, जब आपकी इंडस्ट्रीज बंद होगी तो फिर अंदाजा होगा। देखिए, मैं बाइस बात नहीं करता कि पंजाब ने और पंजाब के हुक्मरानों ने हमेशा छोटे सूबों को स्ट्रेंगुलेट किया है।
आप बताएं कि इंडस्ट्रियल स्टेट हतार को देख ले, वो बर्बाद है। रिसालपुर के अंदर इंडस्ट्रियल स्टेट लगाई गई थी, पंजाब से दूसरी जगह से लोग आए, वो भाग गए। आपने खैबर एजेंसी के अंदर एक टैक्स फ्री जोन के अंदर इंडस्ट्रीज लगाई, वो बंद हो गई। दूसरा मामला लॉ एंड ऑर्डर की तरफ लेके, लेकिन बेसिक मसला वही एनर्जी क्राइसिस का है। जिस सूबे के अंदर बिजली पैदा होती है वहां बिजली अवेलेबल नहीं है, जिस सूबे के अंदर गैस पैदा होती है उसकी इंडस्ट्री को गैस अवेलेबल नहीं है। आपको पता है उस दिन हयाताबाद इंडस्ट्रियल स्टेट से 300 से जायद जो कारखाने हैं वो बंद होकर लोग शिफ्ट हो गए, वो पंजाब चले गए, वो अटक चले गए, वो जो है मुल्क छोड़ के चले गए। एक छोटी सी और मिसाल देता हूँ, जुल्म की हद है कि आपके यहाँ मार्बल इतनी बड़ी एक इंडस्ट्री है और हम मार्बल का एक टुकड़ा जो 1 बाय 1 फुट का होता है वो 20 रुपए का बेचते हैं। अगर आप एक छोटी सी इंडस्ट्री लगा के यहाँ बाल में लगाएं, ये कैल्शियम कार्बोनेट आपको तकरीबन 15,000 रुपए फी किलो के हिसाब से पड़ेगा और हम वो 20 रुपए में कर रहे हैं। हम बड़े खुश हो रहे हैं जी, मिनरल्स हैं, हमारे पास जो है वो खजाने हैं। लेकिन खजाने जब रॉ मटीरियल में लोग आपसे चाइना खरीद रहे हैं, बाहर के ममालिक ले रहे हैं, सोप स्टोन की बात आप करते हैं, आप एमरेल्ड की बात करते हैं, आप टुबास की बात करते हैं, आपके पास मतलब है कि हर चीज है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि आप उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर सके। और मैं ये समझता हूं कि ये पाकिस्तान के हुक्मरानों और प्लानर्स की इल्मिल है। अगर कराची के अंदर आपकी इंडस्ट्रीज मेडिसिन की काम करती है तो बेशक आप वहां लगाएं, क्या यही इंडस्ट्री केपी के अंदर नहीं चल सकती? लेकिन सोचने वाली बात है कि आया क्यों एक वही चीज है कि आप एक इलाके को पसमानदा रख रहे हैं। अब तो मेरे ख्याल में लोग खुल के बात करेंगे, मैं इसमें बाइसनेस की बात नहीं कर रहा। क्यों बलूचिस्तान इग्नोर्ड है? ठीक, बेशक वॉर ऑन टेरर या जंग या लॉ एंड ऑर्डर के हालात थे, लेकिन शहरों के अंदर ऐसे हालात नहीं है। यानी यहाँ दोनों इलाकों के अंदर ऐसी जगह है जहां आप इंडस्ट्रीज को इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां रॉ मटेरियल सस्ता पड़ेगा, लेबर सस्ती पड़ेगी। और आपने एक चीज जो आखिरी आपने बिल्कुल सही कहा कि एनर्जी क्राइसिस अगर आपने इंटेंशनली पैदा किया गया है एक मैसेज देने के लिए, तो ये तो बड़ी खतरनाक बात है। एक और चीज आपको बताऊं जी, पंजाब से गंदम दूसरे सूबों में नहीं जा सकती। आप अटक के एरिया के अंदर चले जाए, वहां कम से कम 70, 80, 100 के करीब मिलें लगा दी गई हैं कि ये गंदम खैबर पख्तूनख्वा में जाके मिल न चला सके बल्कि यहां से आटा जाए। तो ये मेरे ख्याल में बड़ा एक वाज़ेह चीज है। ये आज वो नेशनलिस्ट की बातें करते रहते हैं, आज ये पढ़े लिखे लोग ये बातें कर रहे हैं। और ये मेरे ख्याल में फिर आप कल मुझे भी कहेंगे आप बगावत कर रहे हैं। देखिए बगावत का इशू नहीं है। अब आप SIFC और दूसरी चीजों को देख रहे हैं, मिनरल रिसोर्सेज को रॉ मटेरियल की शक्ल में, मैं रेत की शक्ल में लेके जाऊं, मैं पत्थर की शक्ल में लेके जाऊं, और जिस इलाके से वो खजाना निकल रहा है उसके लोगों को ना रोजगार मिल रहा है ना वो इंडस्ट्री मिल रही है, तो आप कहां जाएंगे? अब मेरे ख्याल में मैं तो समझता हूँ कि ये मकाफात अमल वाला काम है और सोचना चाहिए क्या। ठीक है जी जी चले एहतशाम साहब, डिस्क्रिमिनेशन का इशू है। अब अगर आपकी इंडस्ट्रीज के ऊपर बुरा वक्त आया तो आप चीखो पुकार करें कि मुल्क की इकोनॉमी डूब रही है। दो चीज़ें आमना जी एहतशाम साहब, जी आमना दो चीज़ें देखें ना। एक तो जो अब्दुल्ला बात कर रहे थे और जो जिसकी तरफ जायद शाह ने भी इशारा किया, देखिए जहाँ तक टेक्सटाइल लोगों का कसूर है कि वो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ नहीं गए, इनोवेशन की तरफ नहीं गए, उनकी जो कारकर्दगी बेहतर होनी चाहिए बजाय कि फिनिश प्रोडक्ट देते वो नहीं दी उन्होंने, और वो रॉ मटीरियल जैसे बात होती है और बेच के उन्होंने मामला चलाए। एक तो चले उनके कसूर हैं, दूसरी तरफ इसमें कोई राय नहीं है, दो राय नहीं है कि जहाँ पे हुकूमती सतह पे हम देखते हैं करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, रोका जाता है उनको काम करने से, आगे नहीं जाने दिया जाता। इसमें एक एलिमेंट और भी है। हम ना देखेंगे अब जो कहा जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पूरी दुनिया में आप देख लें कि चाइना उसको अट्रैक्ट कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, बड़े बड़े मुल्क जिनकी इकॉनमी बड़ी साउंड है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि इस वक्त भी 24% के हमारी FDI जो है ना हमारी GDP का हिस्सा है। लोकल इन्वेस्टर भाग रहा है, जाहिर सी बात है, दूसरा बाहर से कौन आएगा। देखिए अब मसला क्या है कि हमारे यहाँ एक पॉलिसी बनती है, हुकूमत बनाती है, अगले साल चेंज कर दिया। आपको याद होगा बीबी के ज़माने जब बेनज़ीर मरूमा पहली मरतबा आई थी हुकूमत में, उससे पहले नवाज साहब ने मोटर पे शुरू की हुई थी और वो तकमील के तकरीबन 70% हो गई थी। तो बीबी ने कहा कि ये 6 लेन क्यों है, इनको 4 लेन कर दी जाए। भाई आप पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए एक प्रोजेक्ट गलत या सही बन गया है तो भाई इसको चलने दें, मुकम्मल करने दें, लेकिन बीच में रोक दिया जाए। दूसरी बात जो मेरा ख्याल है ज़्यादा अहमियत वाली बात है हमना, वो ये है कि हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से कंटिन्यूटी पॉलिसी में हुकूमत की नहीं होती, बजट में एक चीज़ अनाउंस होती है और साल ख़त्म होने से पहले अगले साल तब्दील हो जाती है। मसलन टैक्स हॉलीडे अभी जिक्र हो रहा था बजट में, आपने देखा कि ये इंपोर्टेड गाड़ियों पे ख़ास तौर पे आपकी जो ये गाड़ियाँ हैं आपकी हाइब्रिड गाड़ियाँ और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, इन पे $150 मिलियन खर्च किए टोयोटा कंपनी ने, और उन्होंने ये जनवरी में हुकूमत ने कहा था कि भाई कोई इस पर टैक्स नहीं होगा इस जनवरी में, लेकिन आपने देखा जुलाई में उस पर टैक्स ठोक दिया गया। वो रोए आके यहाँ पे कायमा कमेटी में उनके CEO, फिर जाके उसको खत्म किया गया। तो बात सवाल यह है कि आज एक पॉलिसी बनाई जाए, टैक्स हॉलीडे देना बड़ा जरूरी है। हुकूमत छूट नहीं देगी तो मेरा मामला नहीं बनेंगे और U-टर्न लेने से मुश्किलात पैदा होती रहेंगी। जी ठीक है अब्दुल्ला साहब, एक और मामला भी हम देख रहे हैं, ये जहाँ पे हम एनर्जी कॉस्ट कम करने की बात कर रहे हैं और थोड़ा सा रिलीफ देने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जब पंजाब में नवाज शरीफ साहब ने आकर
पंजाब के बिहाफ पे अनाउंस किया, एक ऐलान कर दिया जी आपके 500 यूनिट वाले जो हैं लोग सारफीन हैं उनको 14 रुपये फ़ी यूनिट बिजली सस्ती दी जाएगी। अब ये बताइएगा कि इस पे अब सिंध से भी आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं, ख़ास तौर पे गवर्नर कामरान टिसोरी वो कह रहे हैं जी सिंध हुकूमत को सोचना चाहिए। सिंध हुकूमत इस हवाले से कह रही है जी कि हम देखेंगे, ऐलान करने का सोच रहे हैं, लेकिन मामलात यहाँ पर डिफरेंट हैं। आपको लगता है ये इम्प्लीमेंटेबल है और ये जो 2 माह वाली पॉलिसी है इससे किस हद तक रिलीफ मिलेगा, या ये ऐलानात की हद तक है मामला? देखें, आप रिलीफ सिर्फ रोजगार पाएंगे तो फिर रिलीफ मिलेगा ना। रोजगार नहीं होगा तो आप बिजली अगर फर्ज करें 2 रुपए यूनिट भी कर दें और रोजगार ना हो, बेरोजगार, तो आदमी को 2 रुपए यूनिट भी जो है वो महंगा लगेगा। अभी मसला ये है कि ये आप बाइफरकेशन करते हैं, आप कौम में डिवाइड करते हैं। एक तरफ आप जो है वो पंजाब में ये कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बाकी सूबों का क्या कसूर है। यानी कि आप अगर एक ऐसी सोच पैदा हो रही है कि हाँ भाई अपना अपना खाना है। अभी ये मैं आपको बताऊं, मैं 15 तारीख को कश्मीर गया हुआ था और कश्मीर के अंदर 3 रुपए यूनिट बिजली है, 1000 रुपए की आटे की बोरी है, यहाँ वो 3000 है। यहाँ का बिजली का रेट आप सर उन लोगों ने बाहर आके जिस तरह से एक पूरा एहतजाज किया था, उन्होंने अपना राइट लिया है बेसिकली। मैं यही गुजारिश कर, तो मेरा ड्राइवर और मेरा साथ जो बंदे थे वो उन्होंने कहा कि जी इससे तो बेहतर है कि हम कश्मीर जो है वो शिफ्ट हो जाए। यानी कि ये एक सोच है। दूसरी बात IMF और वर्ल्ड बैंक की है। IMF और वर्ल्ड बैंक को आप कैसे जो है वो बर्दाश्त करेंगे? उनको पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है, उन्होंने आपके ऊपर आपको नाकों से लकीरें निकलवा के जो है ये पैसे दिए हैं। और अभी ये 37 माह का जो टाइम है ये आपको लग पता जाएगा कि वहां होगा क्या। आपकी मुल्क में जब प्रोडक्शन नहीं होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी होगी तो जो है अमन अमान जो है वो खराब होगा, डकैतियां बढ़ेंगी, चोरियां वारदातें बढ़ेंगी। और ऐसा हुआ। देखें, अभी आपको एक मुल्क को संभालना है और अगर आप जो है वो सिर्फ एक मुल्क को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन दरकार है, इसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो मेजर लेने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। IMF के ताबे गुलामी के अंदर जो है वो मैं अभी तो आप बिल्कुल गुलामी आखिरी बात आपकी इजाजत है। गुलामी में काम आती हैं तदबीरें ना शमशीरें। ये तदबीरें भी खत्म हो जाती हैं, शमशीरें भी खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और अभी IMF भी ये एक खबर के मुताबिक जरा ये बता रहे हैं कि जी $7 बिलियन की जो एक प्रोग्राम बेल आउट पैक में जाना है उस पर अभी कायल नहीं हुआ। ये हमारे सामने मामला मौजूद हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। तमाम पैनलिस्ट का मैं शुक्रिया अदा करूंगी। आपकी खिदमत में कल हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।